हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल? सर एकदम बढ़िया है। तो तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही है। 22 तारीख को अपना बिजनेस स्टडी का पेपर देके आ जाएंगे। तो एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर पढ़ाओगे क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में? तो बेटा कुल मिलाकर मेरे को 3 बातें क्लियर हो जाए तो मेरा ये चैप्टर क्लियर हो जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है जी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं कि दो लोग पैदा हुए जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, जिसमें एक है आपका एफ हेनरी फ्योल और एक है बेटा एफ डब्ल्यू टेलर। बस आपको याद रखना एक एमसीक्यू बेटा, फ्योल को बोला जाता था जनरल मैनेजमेंट का फादर। किसका? जनरल मैनेजमेंट। और बेटा टेलर को बोला जाता था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो ये एमसीक्यू में आ जाता है, हु इज द फादर ऑफ द जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का फादर है हमारा हेनरी फ्योल, और बेटा साइंटिफिक बात करता था हमारा एफ डब्ल्यू टेलर। बाकी इनके बारे में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं पढ़नी है। तो चलते हैं आगे। बेटा फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे? बेटा मैं हमेशा बोलता हूं F4 फ्योल और F4 14। तो 14 प्रिंसिपल्स किसके हैं? फ्योल के हैं। अगर मैं टेलर की बात करूं तो टेलर में आप दो चीज पढ़ लेना, एक प्रिंसिपल्स और एक टेक्निक्स। बहुत बार टेक्निक में से भी आ जाता है, लेकिन अगर मैं फ्योल के प्रिंसिपल्स की बात करूं तो बेटा इसने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, जो है साइंस नोट अ रूल ऑफ थंब, कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, ये वाले। ठीक है, कोऑपरेशन वाला। और फिर करेंगे टेक्निक्स। तो सर पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे? नहीं बेटा, ये वाला पार्ट हम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले करेंगे फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स। तो आओ बेटा, तो सीधा मैं चलता हूं सीधा सीधा फ्योल के प्रिंसिपल्स पर। ये लो सर, हेनरी फ्योल ने बोला था 14 बातें, जो कि आप डिटेल में पढ़ लो जल्दी जल्दी। सर 14 बातों में सबसे पहले फ्योल ने बोला था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में फ्योल बोलता था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होंगे, उन सभी कामों को आइडेंटिफाई करो और हर काम का मतलब एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो। तो ये बात बोलता था हेनरी फ्योल डिवीजन ऑफ वर्क। कहता है वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, जॉब और ईच वर्क इज डन बाय द ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट विच लीड टू ग्रेटर एफिशिएंसी। कहता है पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और हर एक टुकड़े को स्पेशलिस्ट ट्रेन्ड पर्सन के हवाले कर दो कि ये काम तुम करोगे। आगे कहता है स्पेशलाइजेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट्स। अगर बेटा किसी काम के छोटे टुकड़े का मैं स्पेशलिस्ट हूं तो उस स्पेशलाइजेशन का फायदा उठाएगी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उस स्पेशलाइजेशन के लिए उस वर्क को उस बंदे को आपने हैंड ओवर कर दिया और उस काम को करने के लिए वो क्या है? स्पेशलिस्ट है। तो सबसे पहले बोला था डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा उसके बाद दूसरा बोला था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है? तो ध्यान से सुनो बेटा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है कि टॉप मैनेजमेंट जब भी अपने सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर जब भी अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देगा तो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मूव ऑन करेगा। मतलब ये हुआ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सिर्फ अथॉरिटी दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो। अगर आपने अथॉरिटी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो बेटा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो जाएगी। और अगर आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो जिस काम के लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो काम कभी पूरा नहीं होगा। सो दैट हेनरी फ्योल बोल रहा था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कैसी होनी चाहिए? पैरेलल मूव ऑन होनी चाहिए। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, साथ साथ जानी चाहिए। मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। सिमिलरली अगर आपने अथॉरिटी दे दी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक हिम एरोगेंट एंड देयर इज अ फियर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। तो दो हुए। तीसरा प्रिंसिपल बोलता था डिसिप्लिन। सर ये बहुत सिंपल है, वही आपके स्कूल के डिसिप्लिन वाली बात करता है। कहता है इट इज द ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल बाय द सबऑर्डिनेट, डिसिप्लिन रिक्वायर्ड गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियल स्पेशलाइज एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। सर वो कहता था डिसिप्लिन बना के रखना, ओबीडियंस बना के रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये तो बहुत सिंपल है। और यहाँ पे ध्यान रखना क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए और वहां पर पेनल्टी के भी प्रोविजंस होने चाहिए। फोर्थ बोलता था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि हर एक बंदे को ऑर्डर देने के लिए एक ही बंदा होना चाहिए, किसी भी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने के लिए एक से ज्यादा बंदे नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यूनिटी ऑफ कमांड। और बेटा अगर 3 सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को क्या देंगे? ऑर्डर देंगे, तो ये बंदा जाएगा कंफ्यूज हो और ये काम नहीं कर पाएगा, प्रायोरिटी नहीं दे पाएगा कि सुपीरियर की बात को हमें फॉलो करना है।
फिर बात करते थे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। अब अगर हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है तो उन सभी कामों को ग्रुप करके पूरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल तैयार होता है, इसलिए उसको ग्रुप करना मतलब उन सभी के वर्क की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। पांचों सुन लो। पहले सबसे पहले आपने बोला था डिवीजन ऑफ वर्क, फिर आपने बोला अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपने बोला डिसिप्लिन, फिर बोला आपने यूनिटी ऑफ कमांड, अब बोला आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 5। चलो बेटा, छठा पॉइंट बोलता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉइज का माइंडसेट ये रखेंगे कि वो पर्सनल इंटरेस्ट को कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ऊपर ना लेके जाए। मतलब पर्सनल एम्प्लॉय का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बेटा यहां पर एक वर्ड आएगा बहुत प्यारा सा, जस्ट एंड इक्विटेबल। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज को जस्ट एंड इक्विटेबल क्या देंगे, रेमुनरेशन देंगे, मतलब फेयर रेमुनरेशन देंगे। जिस एम्प्लॉय की जो औकात है उसी औकात के अकॉर्डिंग उसे क्या मिलनी चाहिए, सैलरी और रेमुनरेशन मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फेयरनेस ऑफ रेमुनरेशन या रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। बेटा सुनो, 7 हो गई, याद रखो। पहला डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा आपने, फिर आपने पढ़ा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर पढ़ा आपने डिसिप्लिन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठा पढ़ा सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट ऑफ जो ओवर द जनरल इंटरेस्ट, सातवां आपने पढ़ा रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कुछ पावर ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर को अपने पास रखनी चाहिए, जो डिसीजन बड़ी पावर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर के लिए। लेकिन डेली रूटीन के लिए अगर पावर्स रखनी पड़े तो वो पावर कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इक्वल। मैंने 5वें चैप्टर में भी आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बताया था। फ्यूल एक्चुअल में यहाँ ये कहना चाहता था कि सारी की सारी पावर ना सेंट्रलाइज होनी चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। मतलब आप सभी पावर्स को ना तो डिस्ट्रीब्यूट करके बैठ जाओ और ना ही सभी पावर को अपने पास रख के बैठो। पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करो और बड़ी पावर्स को अपने पास रखो। ठीक है सर। फिर कहता है स्केलर चेन। बेटा स्केलर चेन बोलता है कम्युनिकेशन का स्टाइल। कहता है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक इज नोन एज द स्केलर चेन। मैं यहां पर समझाता हूं। बेटा वो कहता है कि अगर ए सुपीरियर और बी सबऑर्डिनेट है तो इनके बीच में कम्युनिकेशन का लाइन ये होनी चाहिए इस तरह से, या फिर नीचे की तरफ होना चाहिए, बराबर। लेकिन इन केस ऑफ द इमरजेंसी दे कैन कम्युनिकेट थ्रू द गैंग प्लैंक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग प्लैंक। आ जाओ इधर समझाता हूं मैं आपको। कहता है दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड बट इन इमरजेंसी एम्प्लॉय एट सेम लेवल कैन कॉन्टैक्ट थ्रू द गैंग प्लैंक बाय इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपीरियर। बोलो बेटा, यहां तक की बात समझ आती है? हाँ जी। कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होना चाहिए, अप डाउन होना चाहिए, मतलब अप टू डाउन, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ द इमरजेंसी आप इस गैंग प्लैंक में कन्वर्ट कर सकते हो स्केलर चेन को। 10 की बात करूं तो ऑर्डर में बोलता था राइट पर्सन शुड बी एट अ राइट प्लेस और राइट जॉब। ठीक है। एंड राइट मेटेरियल शुड बी प्लेस एट द राइट प्लेस। क्या मतलब हुआ, हर एक सही मनुष्य हर एक सही जगह होना चाहिए। जो मनुष्य जिस काम के लिए बना है वो वही होना चाहिए। और दूसरा बोलते हैं जो मेटेरियल जहां रखा होना चाहिए वही होना चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स होनी चाहिए। मतलब ऐसा घचड़ पचड़ नहीं होना चाहिए। मैं वैसे बता दूं कैसे समझाते हैं इसको। ऐसे बोलते हैं सर अगर मैं अकाउंट्स का टीचर हूं तो मुझे अकाउंट ही पढ़ाना चाहिए स्कूल के अंदर, मुझे फिजूल में बीएसटी और एसएसटी नहीं पढ़ानी चाहिए। ठीक है। राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, क्योंकि वो जो पर्सन जिस काम का एक्सपर्ट है वो उसी में ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। अब एक चीज ध्यान रखना, तीसरे में और ऑर्डर में, तीसरा नहीं चौथा मतलब बेटा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और ऑर्डर में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर डिसिप्लिन और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। तो बेटा ऑर्डर का मतलब होता है राइट थिंग एट अ राइट प्लेस, और डिसिप्लिन का मतलब होता है मेंटेन द डिसिप्लिनियर एट अ वर्क प्लेस और इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय इम्पोज द पेनल्टीज इन केस ऑफ द ओवर रूल ऑफ द रूल्स, ओवर राइट द रूल्स। सर इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होने चाहिए, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो रीजंस हो, किसी भी वजह से जेंडर वेंडर का किसी भी तरह का क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्विटी, समानता होनी चाहिए। ठीक है सर। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से अगर कोई एम्प्लॉय आज हायर करा आपने तो वो एम्प्लॉय बार बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आपने आज एम्प्लॉय हायर करा तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहे। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर इस तरीके से प्रिपेयर करना है
ताकि आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के ना जाए, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। बेटा इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है आपका सबऑर्डिनेट अगर किसी काम को आपको सलाह दे रहा है या किसी चीज की सजेशंस दे रहा है बेटरनेस के लिए, तो सर उस केस में आपको अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उससे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। दैट मींस अगर आपका सबऑर्डिनेट आपको हेल्प कर रहा है किसी सजेशंस के थ्रू, तो आप उसको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इज इट क्लियर और नोट? यस। आगे चलते हैं। स्प्रिट द कोप्स, स्प्रिट द कोप्स बोलता है बेटा टीम स्पिरिट। क्या बोलते हैं? टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब टीम भावना। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय के बीच में क्या होनी चाहिए? यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग द एम्प्लॉइज होना चाहिए, मतलब दे प्रमोट द टीम वर्क। ये तो सबको पता है। तो 14 हो गए सर, हाँ या ना? ये 14 प्रिंसिपल किसने दिए थे सर? ये दिए थे हेनरी फ्योल ने। फिर एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलता था? इधर आओ। एफडब्ल्यू टेलर बोलता था, एक तो बेटा इसको बोला जाता था फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, और हेनरी फ्यूल को बोला जाता था फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट बेटा इसने 4 प्रिंसिपल दिए। पहला, मैनेजमेंट इज अ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब मैनेजमेंट जो है ना बेटा, दैट इज द साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब रादर देन अडॉप्टिंग द ओल्ड रूल ऑफ द थंब अप्रोच ऑन हिट एंड मिस मेथड, एनकरेजिंग थिंक बिफोर डूइंग। वो कहता था मैनेजमेंट एक साइंटिफिक थिंग्स है जिसपे आप बहुत विचार विमर्श करने के बाद कोई चीज इंप्लीमेंट करें। ऐसा नहीं कि पहले ऐसा होता था वैसा ही अब होगा, या पहले ऐसे हुआ था तो अब ऐसा होगा, या हमने 4 साल पहले ऐसा किया था तो चलो एज अ रूल ऑफ थंब इसको ही आज अप्लाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट एक साइंटिफिक थिंग्स है जिसको बहुत सारी एनालिसिस करने के बाद ही आपको अडॉप्ट करना चाहिए अगर कोई न्यू चीज आप इंसर्ट कर रहे हैं। फिर बोलता था हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड। कहता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में हर तरह का सद्भाव होना चाहिए, हार्मोनी। झगड़े और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। किसके बीच में बेटा? बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्या होनी चाहिए? हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड। क्योंकि मैनेजमेंट अगर एम्प्लॉय के साथ नफरत करेगा और एम्प्लॉय मैनेजमेंट के साथ नफरत करेगी, तो सर उस केस में मैनेजमेंट एम्प्लॉय को डिस्ट्रॉय करने का सोचेगा और एम्प्लॉय मैनेजमेंट को, जिससे अल्टीमेट ना एक दूसरे डिस्ट्रॉय होंगे, होगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय। सर फिर कहता है कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म। बेटा सेकंड और थर्ड ना बहुत हद तक सिमिलर है। कोऑपरेशन करना, एक दूसरे का अपने अपने बारे में नहीं सोचना। किसकी बात कर रहा है ये अगेन बात कर रहा है मैनेजमेंट की और वर्कर्स की। कहता है मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को कोऑपरेट करे और वर्कर्स मैनेजमेंट को कोऑपरेट करे उनके गोल को अचीव करने के लिए। बेटा जब मैं दोनों के गोल को सम अप करता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये दोनों के गोल बन जाते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल। तो पहला पॉइंट बोला था हेनरी फ्योल ने, सॉरी एफडब्ल्यू टेलर ने, कि मैनेजमेंट इज अ साइंस नोट अ रूल ऑफ थंब। सेकंड बोला था हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, और तीसरा बोला था कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म। और बेटा फोर्थ पॉइंट बहुत प्यारा सा है, मुझे लगता है ये हर ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। डेवलप ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। आप अपने एम्प्लॉइज को अगर आज हायर कर रहे हैं तो उनको उस लेवल तक ट्रेंड करेंगे, उस लेवल तक डेवलप करेंगे जो उनका प्रोस्पेरिटी लेवल, मतलब हायर लेवल तक उनको ट्रेनिंग देंगे जब तक कि वो अपने पीक पर नहीं पहुंच जाए। मतलब बहुत ऊंची कैपेबिलिटीज, चाहे मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो, और ट्रेन देम एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट। मतलब सीधा बोलूं बेटा ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करता है, जहां पर वो ये कहना चाहता है अपने एम्प्लॉइज को डेवलप करना उस लेवल तक। सर 4 प्लीज ध्यान से सुन लें आप कि 4 पॉइंट है हमारे यहां पर। पहला पॉइंट है सर आपका साइंस नोट अ रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, डेवलप वर्कर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। सर 4 प्रिंसिपल थे किसके? एफडब्ल्यू टेलर के। बोलो यहां तक की बात समझ आती है? चलें फिर कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स के ऊपर। चलो सर फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत सिंपल सी एक टेक्निक दी थी, ये भी एक साइंटिफिक टेक्निक है। कहते हैं सुपरवाइजर इज टू बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ईच फंक्शन टू बी इंटरेस्टेड इन द स्पेशल फोरमैन। देखो बेटा ये फैक्ट्री का मैनेजर है, ये आपने प्लानिंग इंचार्ज बनाया मिस्टर ए और प्रोडक्शन इंचार्ज बनाया मिस्टर बी। बेटा ये यहां फोरमैन है मिस्टर ए इन 4 चीजों के ऊपर, बराबर। आप और यहां पर कौन है बेटा? बी। वो ये कहना चाहता था, इधर आओ, वो ये कहता है कि सर आप काम को वेरियस टुकड़ों में डिवाइड करो सुपरवाइजर्स को, और हर एक टुकड़े के ऊपर बंदा कैसा होना चाहिए? स्पेशलिस्ट होना चाहिए, और जो उसका पर्टिकुलर काम है वो उसी काम को करे और किसी के काम में इंटरफेयर ना करे। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल फोरमैनशिप। इधर आओ,
फिर बेटा यहां पर 4 पॉइंट आए फंक्शनल फोरमैनशिप से निकल के कि कौन कौन क्या क्या करता है। प्लानिंग इंचार्ज में एक बंदा आता है रूट कलर। अब रूट कलर का काम क्या होता है बेटा, स्पेसिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ द प्रोडक्शन। कौन सा माल कहां कहां से होकर गुजरेगा ये कौन तैयार करता है, रूट कलर। फिर करते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्कर्स। बेटा आप लोगों ने अगर कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे गए हो ना तो वहां पर इंस्ट्रक्शंस बोर्ड लगे होते हैं जिसपे लिखा होता है हेलमेट पहन के ही आओगे, जैकेट लगा के आओगे, सेफ्टी किट के साथ आओगे। तो जो ये सब लिखता है उसका नाम है इंस्ट्रक्टर कार्ड कलर। टाइम एंड कॉस्ट कलर, नाम से पता चल रहा है किसी काम को करने का पर्टिकुलर टाइम और लगने वाले खर्चा। सर सोप डिसिप्लिनियर से भी पता चल रहा है वर्क प्लेस पर डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम किसका है, हमारा डिसिप्लिनियर का। सर इन्फोर्स करता है रूल्स को। प्रोडक्शन इंचार्ज, सर गैंग बॉस, आपकी टूल और मशीन रेडी है प्रोडक्शन के लिए, कौन बताता है, गैंग बॉस। स्पीड बॉस, सर टाइमली और एक्यूरेटली काम हो जाए, हु इज रिस्पांसिबल, स्पीड बॉस। रिपेयर बॉस, प्रॉपर रिपेयर और वर्किंग कंडीशन में मशीन रहे, रिपेयर बॉस। और इंस्पेक्टर चेक करता है क्वालिटी ऑफ द वर्क। सर वैसे तो अगर मैं बात करूं कभी नहीं पूछा जाना चाहिए, बट एक बार रीड करके छोड़ देना, क्या पता कुछ ऐसा छोटा मोटा पूछ ले। बट वैसे मुझे लगता है कि यहां से तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि कौन बंदा क्या काम करता है। चलें आगे, चलो सर। सर अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट बात। सर सबसे पहले बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, प्रोसेस सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एवर बिजनेस एक्टिविटी मैक्सिमाइज आउटपुट, सिंप्लीफिकेशन एलिमिनेट अननेसेसरी एक्टिविटी साइज एंड ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर कहता है कि अपने प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना और उस स्टैंडर्ड में का जो प्रोसेस है, सर उस प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है उसमें से अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स वगैरह हटाना और उन सभी गुड्स के प्रोडक्ट साइज के बेस पर, वैरायटी के बेस पे उनको कर देना अलग। मतलब अगर आप किसी एक प्रोडक्ट पे डील करते हो और वो प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट पे डील करते हो बट उसमें से एक प्रोडक्ट आपका बहुत प्रॉफिटेबल है, तो मुझे लगता है बाकियों को छोड़ के सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फिर बात करता है मेथड स्टडी। बेटे किसी भी जॉब को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट उन सभी मेथड्स में से आइडेंटिफाई अ टॉप मेथड, सबसे बेस्ट मेथड अपने अकॉर्डिंग चूज करना, उसे अडॉप्ट करना, दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी। फिर मैं बात करता हूं आपके साथ, सर ये आ गया मेरा मोशन स्टडी। बेटा मोशन स्टडी का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स में से उन सभी मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करना जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं बट वो मूवमेंट्स हैपन हो रहे हैं उस प्रोसेस के बीच में, तो उन सभी मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और एलिमिनेट करना फ्रॉम द प्रोसेस, फ्रॉम द वर्क, दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी। यहां पर लिखा हो आइडेंटिफाइंग एंड डिटरमाइनिंग द आइडल प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट एंड इक्विपमेंट्स, उन सभी मूवमेंट्स को और इक्विपमेंट्स को एलिमिनेट कर दे जो अनप्रोडक्टिव मैनर है। सर टाइम स्टडी क्या बोलता है? बेटा टाइम स्टडी बोलता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक फिक्स टाइम होता है कि ये काम इतने टाइम में फिनिश हो जाना चाहिए, बट ये कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर टास्क कितनी देर में फिनिश हो जाएगा, ये आइडेंटिफाई करना और ये टाइम पीरियड बताना किसी भी टास्क को कंप्लीट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड टाइम स्टडी। देखो it is a technique to determine the standard time taken by workmen with reasonable skill and ability to perform a particular task. Here the job is divided into series of elements and the time required to complete each element idealistically होना चाहिए and is recorded using a stopwatch। मतलब ये होगा कि किसी काम को करने के लिए एक मैक्सिमम टाइम अलॉट कर देना, that is called टाइम स्टडी। सर अगर मैं फटीग स्टडी की बात करूं तो सर आपको कितनी देर की छुट्टी देनी चाहिए और कितने समय बाद देनी चाहिए, कितने टाइम का आराम देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फटीग। डिफरेंशियल वेज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सर एक ऐसा वेज सिस्टम इवॉल्व करना जहां पर आप अपने प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव वर्कर्स को आइडेंटिफाई कर सको और उन वर्कर्स में से डिफरेंस निकाल सको कि कौन प्रोडक्टिव और कौन अनप्रोडक्टिव। मतलब वेजेस अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो एज पर द यूनिट प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉय और वर्कर्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे वेजेस। हाँ जी बेटा, तो ये वाली बात समझ आती है या नहीं, डिफरेंशियल फीस वेजेस। चलो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं आपको ऐसे न्यूमेरिक्स में कि देखो आपके पास दो वर्कर्स हैं, एक ए है और एक बी है। बेटा आपने इनकी सैलरी कर दी 10-10 हजार रुपए। अब इनमें से कोई भी पर्सन कितना भी यूनिट प्रोड्यूस करे लेकिन इनको 10,000 मिलेगी। इसने बनाई 40 यूनिट और बेटा इसने बनाई 70 यूनिट। अब दिक्कत क्या होगी कि ए तो रहेगा खुश क्योंकि 40 यूनिट बना के 10,000 मिल रहे हैं, बट प्रॉब्लम किसको आएगी, बी को, क्योंकि बी ने 70 यूनिट बनाए, मिल उसको भी 10,000 ही रहे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आपने क्या करा, एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम चालू करा। आपने बोला कि देखो साहब ऐसा है, आपको हम वेज जितने भी पीस आप प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा देंगे। कैसे? बोला 20 पे दें, 20 यूनिट तक देंगे हम आपको 500 रुपए,
20 के बाद जितनी भी यूनिट आप बनाएंगे बेटा उसके ऊपर हम देंगे आपको 700 रुपए। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनो, इसने बनाई 40 तो 20 इंटू 500 और बेटा 20 इंटू 700, इसको कितने मिले 10,000 और 14,000 24,000। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा, बी को। कैसे, बी ने कितने बनाए 70, इन्होंने कहा कि देखो 20 इंटू 500 के हिसाब से 10 तो हो गए आपके, लेकिन आपने ज्यादा यूनिट बनाई है, उस हिसाब से आपको मिलेंगे 35,000 और, तो बेटा इसको मिलेंगे 45,000। अब हुआ क्या कि अगर आपने यूनिट ज्यादा बनाई तो आपको पैसा भी क्या मिलेगा, ज्यादा। और साहब अगर आपने यूनिट बनाई है कम तो आपको तनख्वाह भी मिलेगी कम, मतलब वेजेस मिलेगी कम। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अगर आपका प्रोडक्ट का डिफरेंस है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का डिफरेंस है, तो आपकी वेजेस में भी डिफरेंस आना चाहिए। इससे पता चलेगा हु इज एफिशिएंट और हु इज नॉट, कौन है और कौन नहीं। चलिएगा सर, उसके बाद यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, घर जाके पढ़ लेना। आप कहो तो एक ऐसा करो, यहां पर ना स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना और फिर सोल्व कर लेना, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सर फिर करते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। चेंज द मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। सर मैनेजमेंट और वर्कर्स का मेंटल आउटलुक और एटीट्यूड चेंज कर देना चाहिए। करना है किसका, कि आप कंपटीशन में नहीं रहो, कोऑपरेशन में काम करो। The management should create pleasant working condition and workers should work with devotion and loyalty. Instead of fighting over distribution of profit, they must focus attention on increasing it. वो कहता है कि इस बात पे आप फोकस करना, इस बात पे आप फोकस करना दोनों के दोनों की प्रॉफिट बटेगा कैसे, छोड़ो ये सोचो प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे। That means how to increase the profit rather than how to distribute the profit. ठीक है, यहां तक की बात समझ आती है तो मेरी हो जाती है टेक्निक समाप्त। मेंटल रेवोल्यूशन, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेथड स्टडी, फिर स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और उसके बाद आता है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। किधर गया रे तू, ये रहा। सर ये मेरी टेक्निक्स हैं। उसके बाद 4 किसने दिए थे, एफडब्ल्यू टेलर ने, जिसमें था साइंस नोट, रूल ऑफ थंब, हार्मोनी, नो डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन, इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। और 14 दिए थे बेटा किसने, मेरे एफडब्ल्यू टेलर ने। नहीं सर, हेनरी फ्योल ने दिए थे। बेटा मेरा टेलर खत्म हो गया, मेरा फ्योल भी खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूं मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपोर्टेंस। वाहियात है, कभी नहीं पूछा जाना चाहिए कुछ भी। क्या मीनिंग, क्या जब हमने बात ही पढ़ ली तो क्यों बेकार का टाइम खराब कर रहे हो सर। तो चलो कोई बात नहीं बेटा, एक बार देख लेते हैं। ये रहा, कहता है मैनेजमेंट, सॉरी प्रिंसिपल्स हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर और एक्शन। सर ये ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं जिसकी वजह से मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्प होती है, बिहेवियर और एक्शन में उनको क्या हो जाती है, हेल्प। कहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिराइव्ड, ये पैदा कहां से हुए, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल स्टडी और पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। सर उन लोगों, मतलब अगर मैं बात करूं एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिए कहां से बेटा, पर्सनल एक्सपीरियंस से, उनके ऑब्जर्वेशन से, उनकी स्टडी से, उनके एक्सपेरिमेंट से। चलो नेचर की बात करते हैं। सर यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, पृथ्वी के हर कोने में लग सकते हैं। जर्नल गाइडलाइंस है, दे आर जर्नल गाइडलाइंस, एक्शन एंड डिसीजंस मेकिंग, हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सॉल्यूशन। सर वैसे तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं बट दीज आर नॉट अ रेडीमेड सॉल्यूशंस। अगर आप देखेंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा होता है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो जरूरी नहीं है ये प्रिंसिपल हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट में फिट बैठे। सर फ्रेम्ड फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं, फ्लेक्सिबल है, चेंज कर सकते हैं, मेनली बिहेवियरल है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कॉन्टीजेंट है। छड्डो सर उसके बाद करते हैं सिग्निफिकेंस या इनकी इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले कहता है मैनेजर को ना सर यूजफुल इनसाइट्स देता है ताकि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सके। ठीक है सर, राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम बाय इंप्रूविंग देयर नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। मतलब प्रिंसिपल है तो उनके बेस पे आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सर चाहे वो कैसा भी आपका रिसोर्स हो, जैसे कि चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, आपके पास डिसीजंस हैं, सॉरी प्रिंसिपल्स हैं, तो उनमें आप अच्छे खासे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने इन सभी रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल तक यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, हेनरी फ्योल ने बोला था इक्विटी या फेयर रेम्यूनरेशन, है ना, रेम्यूनरेशन। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉइज को इफेक्टिवली यूटिलाइज भी कर पा रहे हो। चले आगे, चलो सर
सर साइंटिफिक डिसीजंस हैं तो रियलिस्टिक है, बैलेंस है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस है। सारे के सारे प्रिंसिपल तो नहीं कह सकता, बट कुछ प्रिंसिपल साइंटिफिक डिसीजन, तो यहाँ पर पर्सनल बायसनेस का चक्कर नहीं आता। चेंजिंग एनवायरनमेंट में इजीली कर देते हैं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं। डायनामिक एनवायरनमेंट में डायनामिक लीडरशिप प्रिपेयर कर देते हैं, जिससे अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करते हैं, जैसे कि इक्विटी और फेयर रेम्यूनरेशन एक सोशल ऑब्जेक्टिव है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल का, कि आप अपने एम्प्लॉइज को ठीक ठाक रेम्यूनरेशन दे रहे हो, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। सर ट्रेनिंग और एजुकेशन में काम करते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरा हो गया चैप्टर समाप्त। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और उसके बाद उनकी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। सर इंपॉर्टेंस वगैरह बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट एक बार पढ़ के रखना 3-4, ताकि अगर किसी क्वेश्चन के साथ लग के आ जाए तो हम इनको चिपका देंगे। चैप्टर समाप्त। बात समझ आती है या नहीं आती? आती है सर, तो चलिएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब रह गया हमारा पहला चैप्टर, उसकी वीडियो हम देते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।